हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं आज मॉक टेस्ट 8 के सॉल्यूशंस। यह है सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1। आई होप आपने मॉक टेस्ट 8 दे दिया होगा जो कल दोपहर 2 बजे आया था। नहीं दिया तो अभी जाके दे दीजिए, या कोई सा भी मॉक टेस्ट 8 तक जितने भी अभी तक हुए हैं गेट का कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में लिंक है, तुरंत दे दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता देने का तो उनके सोल्यूशंस एक्चुअली चेकआउट कर लीजिए, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हो सकता है आपके गेट के एग्जाम में यूज़ हो जाए वो रिजल्ट्स। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको आर एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और ए और बी आर में दो एलिमेंट्स हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, इरेड्यूसिबल है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ये बताना है कि चार आइडियल्स हैं, इनमें से कौन सा प्राइम आइडियल है या मैक्सिमल होगा ये आपको बताना। ठीक है, तो ऑप्शंस डिस्कार्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया आर को सी एक्स पॉलिनॉमियल रिंग ओवर कॉम्प्लेक्स, और ए लिया एक्स स्क्वायर और बी लिया 1। तो 1 + ए बी करें, चाहे 1 + ए करें, चाहे a + बी करें, सब बनना वो 1 + x² ही। ठीक है, क्योंकि हमने ए और बी इस तरह चूज किया। ये एक प्राइम आइडियल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 + x - आयोटा एंड x + आयोटा में ओवर दिस सी एक्स में। ठीक है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। वो दोनों इसमें नहीं है मगर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम आइडियल नहीं है, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर देख सकते हैं कि आर मॉड दिस आइडियल आइसोमॉर्फिक है सी क्रॉस सी के, मतलब सी टाइम्स सी के, वो भी इसी वजह से क्योंकि यहाँ रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, एक में एफ आयोटा एक में एफ - आयोटा से, इसलिए ये आईडी नहीं है, तो इस वजह से प्राइम आइडियल। कैसे भी आप देख सकते हैं प्राइम आइडियल नहीं है, तो पहले के 3 ऑप्शन गलत, सीधा करेक्ट आंसर चौथा हो गया। फिर भी चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं। हमने ले लिया आर जेड एक्स और ए ले लिया एक्स, तो इसमें बॉक्स एक्स मैक्सिमल आइडियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आर मॉड बॉक्स से जेड के आइसोमॉर्फिक होता है और जेड एक फील्ड नहीं होता। तो क्लियरली डी ऑप्शन हमारा ट्रू है कि ये जो है ज़रूरी नहीं कि मैक्सिमल आइडियल हो। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम्पल आपको इस तरह उठाना था कि आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकें। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। एक फाइनाइट फील्ड है, ऑर्डर है 32। तो कितने नॉन जीरो सोल्यूशंस होंगे ए बी के इस इक्वेशन के x² + xy + y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितने नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे वो बताना है। मेन पॉइंट है नॉन जीरो। ओके ओके, इस इक्वेशन को देख के अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो सबसे पहले उसको देखिए। इस इक्वेशन में हम x³ - y³ a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लिख सकते हैं x - y टाइम्स x² + xy + y²। यही इक्वेशन में गिवन है, तो यानी x³ - y³ इज इक्वल टू 0। अब जब x³ y³ आ गया तो यहाँ से हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली फाई एफ से एफ तक, या फाई ऑफ ए इक्वल टू a³ है। ये इंजेक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि रिजल्ट होता है कि जो मैपिंग होती है उसकी जो पावर होती है, अगर उसका GCD जो भी उस फील्ड का ऑर्डर है -1, इन उसके मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो बनेगा उससे ऑर्डर अगर GCD 1 है तो वो इंजेक्टिव मैपिंग होती है, यानी 1 1। उससे ये 1 1 मैपिंग आ गई। 1 1 मतलब 5x इक्वल टू 5y, 5x इक्वल टू 5y होमोमॉर्फिज्म है, वो आप चेक कर सकते हैं। 5x इक्वल टू 5y मतलब x³ इज इक्वल टू y³ और x³ y³ मतलब x इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ से भी x³ इक्वल टू y³ आ जाता है। तो x³ इक्वल टू y³ से x इक्वल टू y हो गया इस फील्ड में। तो बस अब इस इक्वेशन में x इक्वल टू y सब्सटीट्यूट किया तो हो गया 3x² इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। क्योंकि फील्ड में ओनली 0 पे होता है तो सिर्फ 0 सोल्यूशन पॉसिबल है। आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर आएगा 0, क्योंकि हमसे पूछा है कितने नॉन जीरो सोल्यूशंस, इसी वजह से। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। T(C3) से C3 तक एक डिफाइंड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से। तो एडजॉइंट यानी T स्टार जो होगा वो इनमें से किस तरीके से दिया जा सकता है, कौन सी मैट्रिक्स होगी ये बताना। सिंपल T की डेफिनेशन यूज करेंगे। हम जानते हैं एडजॉइंट कुछ नहीं और नहीं होता बल्कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है, या ट्रांजुगेट ट्रांजुगेट कॉन्जुगेट भी, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ट्रांजुगेट भी बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट ये ट्रांसपोज। तो पहले जो टी गिवन है उसको हमने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया Z1 Z2 Z। ठीक है, इस मैट्रिक्स को कंसिडर किया, इसका कॉन्जुगेट किया पहले। ठीक है, और कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज किया, ये आ गया, ये हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। बस यही हो गया हमारा ट्री स्टार, मैट्रिक्स में लिख दिया, आगे मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना था।
या फिर आप चेक कर सकते थे कि टी स्टार इक्वल टू टी क्या आ जाता है, यहाँ से टी लिखते वहाँ टी स्टार निकालते, बट सिंपल आप डेफिनेशन यूज़ करिए एंड यू गेट द आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इनर प्रोडक्ट का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। वी एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, डायमेंशन है 10। एक्स और वाई वी में नॉन जीरो वेक्टर्स है जिनका इनर प्रोडक्ट है 0। 0 मतलब ऑर्थोगोनल। तो सिंगलटन एक्स का पर्प और सिंगलटन वाई के पर्प का इंटरसेक्शन की डायमेंशन क्या हो। यहाँ रिजल्ट लगेंगे, पहले उन रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अगर W1 और W2 सब स्पेसेस है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस के, तो W1 प्लस W2 का जो पर्प होता है वो होता है W1 पर्प इंटरसेक्शन W2 पर्प। इसी तरह इंटरसेक्शन का पर्प बन जाएगा एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट, W अगर एक फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तो V को हम W डायरेक्ट सम W पर्प लिख सकते हैं। एंड लास्ट, W1 और W2 अगर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के, तो आप जानते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होता है W1 की डायमेंशन, W2 की डायमेंशन और उसमें से इंटरसेक्शन की डायमेंशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन रिजल्ट को यूज़ करना है हमें। पहला, W1 हमने ले लिया सेट X और W2 सेट Y, ये सब स्पेस है 10 डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V। तो क्लियरली W1 और W2 की डायमेंशन 1 हो जाएगी बिकॉज ऑफ द सिंगल वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। अब W1 इंटरसेक्शन W2 भी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन 5 है, उनका इनर प्रोडक्ट 0 है और वो दोनों नॉन जीरो है। ठीक है, अब उनके एडिशन की बात करते हैं। तो W1 प्लस W2 माइनस इंटरसेक्शन, W1 की 1 W2 की 1 और इंटरसेक्शन कुछ है नहीं तो 0, तो आ गया W1 प्लस W2 की, ओके यहाँ 2 आएगा, तो एडिशन की डायमेंशन हो गई 2। अब W1 पर्प और W1 2 पर्प देखते हैं, वो हो जाएगा रिजल्ट W1 प्लस W2 का पर्प। फिर W1 पर्प इंटरसेक्शन W2 पर्प हो गया डायमेंशन ऑफ V, क्योंकि टोटल पर्प की डायमेंशन होगी V में से प्लस की डायमेंशन माइनस कर दें, तो V की डायमेंशन है 10 और प्लस की है 2 है। ठीक है, 2 माइनस किया तो 10 माइनस 2 हो गई, और हमसे यही पूछा था ये W1 पर्प इंटरसेक्शन W2 पर्प, इसकी डायमेंशन क्या हो गई 8। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के जो डायरेक्टली स्टेटमेंट में लग जाते हैं, उन्हीं से एक क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हैं आगे कॉम्प्लेक्स के एक बढ़िया सा क्वेश्चन पे। इस पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी मैंने एक बार दिया था, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। फंक्शंस गिवन अ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अल्फा 3 है, तो जो gz फंक्शन है वो कन्फॉर्मल नहीं होगा एक पॉइंट पे, वो कौन सा पॉइंट होगा ये बताना था हमें सिंपल। तो रिजल्ट नोट कर लिए कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और 1 1 है एक डोमेन में, तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा उस डोमेन में तब जब फंक्शन कन्फॉर्मल है उस डोमेन पे। अल्फा 3 है तो gz हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक z माइनस पाई बाई 6, जिसको हम इस तरह साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन में खोल दिया। तो यानी कि फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं होगा उन पॉइंट्स पे, क्योंकि कन्फॉर्मल के लिए डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं होगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0, यानी कि g का डेरिवेटिव 0। g क्लियरली एनालिटिक इन 1 1 है, ठीक है, तो g का डेरिवेट किया, g फंक्शन ये है, इसका डेरिवेट किया इक्वल टू 0, तो e पावर z आ गया आयोटा e पावर पाई बाई 6, e पावर z का एक्सपेंशन खुला, e पावर x मतलब डी मोइवर्स थ्योरम लगा के z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेके, तो यहाँ से मिल जाता है x पाई बाई 6 और y पाई बाई 2, एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया पाई बाई 6 प्लस आयोटा पाई बाई 2 यानी पाई टाइम्स 1 प्लस 3 आयोटा बाई 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का क्वेश्चन कन्फॉर्मल पे काफ़ी बार आ जाता है कि कन्फॉर्मल कब नहीं होगा, तो बेसिकली डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, फंक्शन एनालिटिक का 1 1 होना चाहिए उस केस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। एक सीरीज है जो कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है इस फंक्शन की इस एन्यूलस में, तो a1 बाई a2 क्या होगा ये हमें बताने हैं। जो कोएफिशिएंट्स हैं z और z स्क्वायर के a1 बाई a2 वो क्या होगा वो बताना। तो सबसे पहले लॉरेंट्स थ्योरम देख लेते हैं। लॉरेंट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी एन्यूलस में, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये पूरे एन्यूलस में वैलिड होता है, और जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो कोएफिशिएंट्स दिए जाते हैं एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ईटा बाय ईटा माइनस जेड नॉट पावर n प्लस 1 डी ईटा, जैन होता है 0 1 प्लस माइनस एंड सो ऑन।
जहाँ बेसिकली सी सिंपल क्लोज्ड कंटूर है जो इस एनुलस में होगी, जो कंप्लीट काउंटर क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन करेगा अराउंड दैट जेड नॉट जो कि सेंटर ऑफ द सीरीज है। ठीक है, बेसिकली एफ जेड बाई जेड की पावर n प्लस वन जो भी कोएफिशिएंट है उसमें एक साथ और 1/2 जैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ये फंक्शन हमें गिवन है, जेड नॉट है 0, R1 3/2 और R2 5, ये सब चीज़ हमें गिवन। तो A1 हो जाएगा 1/2 एफ ईटा बाई ईटा स्क्वायर और A2 हो जाएगा ईटा क्यूब। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन के लिए हम जी जेड हमें गिवन है, हमने मान लेते हैं जी जेड है एफ जेड बाई जेड स्क्वायर और एच जेड है एफ जेड बाई जेड क्यूब। ठीक है, अब ये एफ जेड हमें गिवन है, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया इस तरह दो पार्ट में। तो z इक्वल टू 3/2 और z इक्वल टू 5 पोल्स हो गए एफ जेड की, इस एफ जेड फंक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो 3/2 और 5 ये हो गए दो पोल्स इस फंक्शन में। हमने कैलकुलेट किया रेसिड्यू जी जेड पे, ये जो जी जेड फंक्शन है क्योंकि हमें इन्हीं का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो जी जेड और एच जेड का हमने रेसिड्यू फाइंड करा, 5 पे फाइंड किया। तो z माइनस 5 जी जेड क्योंकि सिंपल पोल है वो सॉल्व करके आके 1/25/7, और ऐसी एच जेड का रेसिड्यू फाइंड किया वो है 1/125/7, दोनों के रेसिड्यू फाइंड कर लिए। तो रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन एफ जेड एफ ईटा बाई ईटा स्क्वायर हो गया वो होता है 2 पाई टाइम्स रेसिड्यू। अब A1 जो था वो था 1/2 पाई होता दिस इंटीग्रल, यानी बेसिकली रेसिड्यू ही है, तो A1 आ गया 1/25 टाइम्स 7। इसी तरह एफ ईटा बाई ईटा क्यूब हो गया 2 पाई होता रेसिड्यू। अब A2 कुछ नहीं होता 1/2 पाई होता टाइम्स ये इंटीग्रल, यानी बेसिकली वो भी रेसिड्यू के एच जेड का 1/125/7। हमें A1 बाई A2 बताना है, तो A1 बाई A2 हो गया 5 जो कि इसका करेक्ट है। तो इसलिए A1/A2 की वैल्यू होगी 5। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है मगर कभी कभी थ्योरम भी लग जाती है डायरेक्टली कि उसमें कोएफिशिएंट्स क्या कहते हैं, लॉरेंट की किस वैल्यू से लगती है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ आपको कुछ सेट दे रखे हैं P से लेके T तक, PQUST, और A एक सेट है जिसमें ये सारे सेट हैं बेसिकली इंटरवल्स हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है होम्योमॉर्फिज्म जो इंड्यूस करता है इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टीशन ऑफ ए, तो इस सेट का पार्टीशन, इस इक्विवेलेंस रिलेशन का पार्टीशन जो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस में होगा वो कौन कौन सी होंगी वो बताना है, क्या वो 3 होंगी 4 होंगी या कौन कौन से होम्योमॉर्फिक है वो बताना है बेसिकली। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो सिर्फ एस सेट है यानी क्लोज इंटरवल इवन कॉम्पैक्ट है, बाकी कोई भी कॉम्पैक्ट नहीं, तो ये तो अकेला होम्योमॉर्फिक है, किसी और का होम्योमॉर्फिक नहीं होगा, तो इसकी सेपरेट क्लास होगी एस। एस अलग हो गया तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, बी या डी में से कोई होगा, एस अलग हो गया। अब बाकी देखते हैं पी और टी यानी साथ में होंगे, अब बजाय बस क्यू और यू देखना है, क्यू और यू साथ में होंगे या अलग होंगे। अच्छा, अब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ओपन इंटरवल ई बी से आर तक एफ एक्स इक्वल टू 1/a-x प्लस 1/b-x, ये एक होम्योमॉर्फिज्म है, मतलब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, कंटिन्यूस भी है और इसका इनवर्स भी कंटिन्यूस। तो यानी कि पी और टी सेम इक्विवेलेंस क्लास में लाई करते हैं, जो आपका ये है ओपन इंटरवल 0 1 और रियल नंबर, जो बेसिकली हमें ऑप्शन से ही पता चल गया साथ में लाई करेंगे, वही हमने यहाँ दिखा दिया। अब बात करते हैं सेमी क्लोज इंटरवल, 0 से ओपन है 1 से क्लोज है और ओपन इंटरवल 0। अगर सपोज करते हैं एक होम्योमॉर्फिज्म है, तो अगर एफ को हम रेस्ट्रिक्ट करें ओपन इंटरवल 0 1 पे तो वो एक होम्योमॉर्फिज्म होगी ऑन टू 0 1। एक पॉइंट रिमूव करने से वो फिर भी कनेक्टेड रहता है, 1 अगर रिमूव कर दे इस इंटरवल से तो वो फिर भी कनेक्टेड रहेगा। पर अगर 0 1 से कोई भी अगर हम एक पॉइंट रिमूव करेंगे जिस पे 1 मैप हो रहा हो तो वो उसको डिसकनेक्टेड कर देगा, तो यानी इनमें कोई होम्योमॉर्फिज्म नहीं हो सकती। इसी तरह ओपन इंटरवल 0 1 और सेमी क्लोज इंटरवल क्लोज 0 ओपन 1 में नहीं होगी कोई होम्योमॉर्फिज्म, तो यानी कि ये दोनों होम्योमॉर्फिक नहीं होंगी क्योंकि ये ओपन है जबकि ये ओपन नहीं है, वहाँ से भी कह सकते हैं। अब क्योंकि ये डिफरेंट क्लासेस में लाई करेंगे पी से, तो यानी क्यू और यू दोनों ही पी से एक अलग इक्विवेलेंस क्लास में लाई करेंगे, पर साथ में लाई करेंगे वो देखते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं सेमी क्लोज इंटरवल क्लोज 0 ओपन 1 से ओपन 0 क्लोज 1 तक एफ एक्स इक्वल टू 1 में एक होम्योमॉर्फिज्म, यानी कि क्यू और यू साथ में इक्विवेलेंस क्लास में लाई करेंगे।
इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पहले तो हमने देख लिया कि कौन सा अलग हो सकता है, ये कॉम्पैक्ट है तो ये अलग हो गया, दो ऑप्शंस का है। उसके बाद अब देखा कि क्यू और यू क्या होंगे, वहाँ हमने बताया कि ये भी अलग होंगे, 0 1 में बताया कि ये साथ में रहेंगे, फिर बताया कि जो 0 1 है वो इनके साथ में नहीं रह सकता क्योंकि दिक्कत हो जाएगी कनेक्टेडनेस में, और ये दोनों आपस में किस तरह साथ रहेंगे उसके लिए 1 - x बताया और बताया किस तरह साथ में होंगे, और ये आपकी डिस्टेंट इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। मूविंग टू द 8th क्वेश्चन, कंटिन्यूस फंक्शन है r से r तक, f(1) is 5, f(3) is 11 और gx है 1 से 3 तक इंटीग्रेशन f(x + d) dt। तो g डैश 0 क्या होगा, सिंपल बताना है, तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। g डैश x की डेफिनेशन लिमिट डैश टेंडिंग टू 0 gh - 0 g0/h। अब gh की डेफिनेशन जो है इंटीग्रेशन है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। अब g डैश x क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 to 3, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट अंदर गई fh + t - ft/h dt, ये हो गया f डैश t। अब यहाँ पे लगा लिए डेरिवेटिव इंटीग्रल है तो हो गया f(3) - f(1), f(3) 11 है, f(1) 5 है, तो 11 - 5 हो गया 6। तो g डैश एट वट एवर द वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है, तो g डैश एट 0 पे भी 6 होगा। करेक्ट आंसर है कि 6। तो मोस्टली डेफिनेशन से भी हमारा काम हो जाता है। ओके तो हमने डिस्कस कर लिए 8 क्वेश्चंस, बचे हुए 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे शाम को 6 बजे वाली वीडियो में, उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। टिल देन वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्रैकेट। कोई सा भी टेस्ट नहीं देखा है, नहीं दी है तो दे दीजिए, और नहीं और उसके सॉल्यूशंस जो चेकआउट कर लीजिए।